नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे पीएम सूर्य घर योजना के लगातार चौथे साल उल्लेखनीय प्रदर्शन पर यूपीसीएल को केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किया गया है। बीते मंगलवार जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव को यह पुरस्कार प्रदान किया है, जिसमें कि 9.5 करोड़ को प्रोत्साहन राशि शामिल है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव ने बताया है कि योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक 14,000 से अधिक घरों में ऊपर सोलर रूफटॉप स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें से करीब 50 मेगावाट बिजली को उत्पादन हो रहा है। और वहीं सीएम ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के उत्तराखंड के शानदार उपलब्धि दर्ज की गई है और ये योजना परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता कम करते हुए लोगों की आर्थिक जो है उसकी संवारने का एक माध्यम है। और इसी के साथ साथ यूपीसीएल इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई का हकदार है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूपीसीएल को देखिए पुरस्कार मिला है। एक बड़ी उपलब्धि यहां मिलते हुए नजर आ रहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने देखिए पुरस्कृत किया है और इसमें 9.5 करोड़ की राशि यहां पर आपको बता दें कि पुरस्कार के तौर पर देने की बात कही गई है, जहां पीएम सूर्य घर योजना का प्रदर्शन यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, जहां पर देखिए यूपीसीएल को ये बड़ा पुरस्कार मिला है। यूपीसीएल के लिए ये बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से यूपीसीएल को ये पुरस्कृत किया गया है। ये पूरा देखिए दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले को कांग्रेस निर्वाचन आयोग की शिकायत करेगी। और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि यूसीसी की नियमावली को मंजूरी सरकार की तरफ घोषणा नहीं है और ये चलती हुई प्रक्रिया को हिस्सा है, इसलिए आचार संहिता का कोई उल्लंघन सरकार ने नहीं किया है। में इस तरह का कानून बनाना ये आचार संहिता का उल्लंघन है, घोर उल्लंघन है, छोटा मोटा उल्लंघन नहीं है। और ये निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि ऐसे में स्वस्थ लोकतंत्र नहीं रह सकता देश के अंदर। ये संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, देश के संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। कैसे हो सकता है कि निकाय के चुनाव हो रहे हैं, कैबिनेट डिसीजन ले रही है? आप ऐसे समय में ऐसे कानून कैसे बना सकते हैं? दूसरा, ये केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है 2022 को, उसका उल्लंघन है। कांग्रेस यूसीसी को लेकर भारी बौखलाहट में है, जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट चल रहा था, बन रहा था, तो उस समय जो हाई पावर कमेटी थे उसके निमंत्रण के बावजूद कांग्रेस के नेता उनसे मिलने नहीं गए, ना ही अपना कोई विचार उनके सामने रखा। और अब जब यूसीसी लागू होने जा रहा है, और वही 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है और अब सभी तैयारियों को अंतिम रूप देकर मतदान दिवस का इंतजार किया जा रहा है। चुनावी प्रचार बंद हो चुका है और अब उम्मीदवार डोर टू डोर जाकर वोट मांग रहे हैं। इस बात पर उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा है कि 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वर्तमान में 100 किसानों निकायों में कुल 1,515 मतदान केंद्र है और 3,394 मतदान स्थल है, जिसमें लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर चुका है। तेईस तारीख को प्रातः 8 बजे से साढ़े 5 बजे तक मतदान होगा। अभी जो मतदान की व्यवस्थाएं हैं वो आयोग ने लगभग सभी पूर्ण कर ली हैं। सभी मतदान हेतु दल तय कर दिए गए हैं, उनके प्रशिक्षण करवा दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान स्थल जिस स्थान से पार्टियां
प्रस्थान करेंगी वो चिन्हित करके वहाँ भी व्यवस्था कर दी गई है, वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। तो सारी तैयारियां मतदान केंद्रों पर जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त भी कर दिए गए हैं। सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। वर्तमान में 100 निकायों में मतदान किया जा रहा है। और मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो कई दशकों से अल्मोड़ा नगर भर राज किया है और ऐसे में शर्मा ने नगर को दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में सफाई, बिजली, पानी सहित तमाम मूलभूत जरूरतों में लापरवाही बरत रही है। और शर्मा ने कहा है कि भाजपा नगर निगम में काबिज होती है तो शहर का विकास तेज गति से किया जाएगा। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस पर देखिए जमकर बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी जो है जीतती है तो क्षेत्र का विकास बड़े स्तर और उच्च स्तर पर किया जाएगा, जिसके लिए देखिए बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तमाम बातों का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और एक एक कड़ी को लेकर कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाती हुई बीजेपी की तरफ से जो है नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर निकाय चुनाव को लेकर देखिए गहमा-गहमी का माहौल है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी लगातार जारी है। जो है तमाम पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधते हुए लगे हुए हैं। हम बहुत वचनबद्धता के साथ इस बात को लोगों से कह के आए हैं कि हम इस अल्मोड़ा का सर्वांगीण विकास करेंगे। यहाँ नगर निगम में अपने पर्यावरण मित्रों को आवश्यकता अनुसार जितनी अधिक से अधिक हो सकती है उनकी नियुक्ति भी करवाएंगे। वो सब नगर निगम को व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि हमारे विपक्ष के लोग जनप्रतिनिधि खुलेआम इस बात को कह रहे हैं, चाहे वो माननीय विधायक जी हैं या निवर्तमान अध्यक्ष जी हैं। उत्तराखंड में गोकशी और गौ हत्या की बढ़ती घटनाओं को लेकर हिंदूवादी संगठनों में रोष है, जहां पर एक तरफ पुलिस प्रशासन गौ तस्करी और गोकशी के मामलों को रोकने के लिए मशक्कत कर रहा है तो वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बढ़ती गोकशी की घटनाओं को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि गोकशी और गौ हत्या के बढ़ते मामलों को लेकर इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। देखिए, गौ हत्या और गोकशी की जो बात है वो लगातार जिस प्रकार से कई मामले इसमें उठे हैं, तो इसमें हमारी सरकार ने जो निर्देश हैं वो सभी को दे दिए हैं कि इसमें सभी जितने भी हमारे सुधार हो सकते हैं वो करे जाएं और इसको रोका जाए। तो क्योंकि गौ हत्या हमारे अगर हिंदू धर्म और संस्कृति की भी बात करें तो ये बहुत बड़ा पाप है। और समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का वेब पोर्टल का बीते मंगलवार को प्रदेश भर में अभ्यास हुआ। इस दौरान पोर्टल पर 3500 डमी आवेदनों के जरिए पंजीकरण किया गया, जिसमें 200 डमी आवेदनों पर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की ओर से कार्रवाई हुई। और इस दौरान यूसीसी पोर्टल पर 7,726 अधिकारियों को बुलाई गई है और इसी के साथ साथ जिससे समय से पहले दूर कर लिया गया है। और अब 24 जनवरी की फिर से एक और अभ्यास प्रदेश भर में किया गया जाएगा, जिसका आयोजन CSC के स्तर पर होगा। माना जा रहा है कि सरकार अभ्यास कार्यक्रम को बढ़ाना चाहती है ताकि यूसीसी की अधिसूचना जारी करने से पहले पोर्टल की तकनीकी सुलभता सुनिश्चित हो सके। तस्वीरें दिखा रहे यूसीसी वेब पोर्टल पर देखिए अब बात चल रही है, जहां पर बता दें कि प्रदेश भर में देखिए इसके लिए आभार जताया जा रहा है। 3500 डमी आवेदनों के जरिए पंजीकरण किया गया है और ऐसे में 200 डमी आवेदनों पर देखिए कार्रवाई भी हुई है। तो ये बड़े स्तर पर देखिए अब यूसीसी को लागू करने की जो कवायद थी वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में देखिए
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड अब देखिए पहला ऐसा राज्य होने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होगा। समान नागरिक संहिता कानून जो है अब राज्य में लगता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखिए कई तरह के इस पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से भी बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है यूसीसी को लेकर, लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि यूसीसी को लागू करने की जो कल्पना की जा रही थी अब वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए देखिए आवेदन मांगा गया था और 3500 से भी ज्यादा डमी आवेदन के जरिए पंजीकरण भी हो चुका है, जिस पर 200 ऐसे आवेदन हुए हैं जिस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है। और ऐसे में देखिए यूसीसी को लेकर अब जो है राज्य में लागू होने की कवायद वो है शुरू हो चुकी है और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा और उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा और इसके लिए कैबिनेट में यूसीसी नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 26 जनवरी को राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता जो है सुनीता बोड़ाई विद्यार्थी ने कहा है कि भाजपा ने 2022 में अपने घोषणा पत्र में यूसीसी को राज्य में लागू करने की बात कह रही हैं और इस बीच प्रवर समिति को गठन राज्य सरकार ने यूसीसी के लिए किया था और अब जनवरी में यूसीसी लागू होने जा रहा है। देखिए गौ हत्या और गोकशी की जो बात है वो लगातार जिस प्रकार से कई मामले इसमें उठे हैं, तो इसमें हमारी सरकार ने जो निर्देश हैं वो सभी को दे दिए हैं कि इसमें सभी जितने भी हमारे सुधार हो सकते हैं वो करे जाएं और इसको रोका जाए। तो क्योंकि गौ हत्या हमारे अगर हिंदू धर्म और संस्कृति की भी बात करें तो ये बहुत बड़ा पाप है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने प्रदेश के सभी निकायों में ऐतिहासिक जीत हासिल करने का दावा किया है। वहीं हेमंत द्विवेदी का कहना है कि कोटद्वार में भाजपा के अधिकृत मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत रिकॉर्ड मतों की जीत हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि शैलेंद्र सिंह रावत पूर्व में भाजपा के विधायक भी रहे हैं और उनकी लोकप्रियता छवि जो है वो उनको लाभ दे रहा है। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोटद्वार एक जो यहाँ पर एक गढ़वाल का द्वार है, वहाँ पर जो है कि घाटी जो भावर तराई की वो है, जिस प्रकार से वहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, वहाँ पर वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, हमारे ऋतु खंडूरी दीदी, उन्होंने बहुत विकास कार्य किए हैं। सरकार ने जो है कि बहुत विकास कार्य कोटद्वार के ऊपर किया है और निश्चित ही जो वहाँ पर एक चेहरा चुनाव लड़ रहे हैं शैलेंद्र सिंह रावत जी, एक बड़ा चेहरा है समाज के बीच। लगातार बहुत लंबे समय से वो क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं और लंबे समय उन्होंने समाज के बीच में काम किया है और समाज उनको चाहता भी है और जनता के बीच उनकी जिस प्रकार की पैठ है, मैं निश्चित ही ये कह सकता हूं कि जो है कि कोटद्वार हम भारी मतों से जो है कि और प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रचार थम चुका है। 23 जनवरी को प्रदेश में वोटिंग होगी और वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अपने कार्यालय में नागर बस्ती स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के लिए मतदान और मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की है, जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान और सुरक्षा बलों की तैनाती आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी की है। और इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्वाचित ड्यूटी में लगे सभी कार्मिकों के लिए पोर्टल बैलेट के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान स्थलों से स्टॉल लगाया जाएगा और उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी कंट्रोल रूम की निर्धारित समय से सक्रिय कर दिया जाए। उत्तराखंड में नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर बीते मंगलवार की शाम 5 बजे थम गया और अब चुनाव में उतरे प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क मतदाताओं को साधने में जुटेंगे। इस बीच बीते मंगलवार को प्रदेश भर में विभिन्न दलों ने अपने प्रत्याशियों के हक में कई छोटी बड़ी जनसभाएं के साथ ही बाइक रैली के साथ ही नुक्कड़ नाटक भी की है, जहां कुछ स्थानों में स्थानीय कलाकारों को मंच पर बुलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जोर लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 30,29,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
खटीमा नगर पालिका में अध्यक्ष और सभासद पदों को लेकर चुनावी जंग चरम सीमा पर है। बीते रोज मंगलवार को चुनाव प्रचार थमने से पहले खटीमा के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बॉबी राठौर ने समर्थन में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया और जिसमें कांग्रेस ने कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान प्रत्याशी राठौर ने खटीमा को हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। वहीं खटीमा विधायक उपनेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार के जन विरोधी नीतियों और नाकामियों पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, आज प्रचार का अंतिम दिन है और लगातार हम लोग जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तो 20 के 20 वार्डों में अपने जनसंपर्क में थे। लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा था और वो आशीर्वाद सही है, ये आज लोगों ने साबित कर दिया। 20 के 20 वार्डों से हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आज पहुंचे और मुझे उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया। आज अपना जन समर्थन मुझे मेरी रैली में शामिल होकर। और वही गन्ने मूल्य घोषित किए जाने, गन्ने का सरचार्ज और सिंचाई शुल्क माफ किए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने बंगलौर दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर गन्ने की होली जलाकर भाजपा सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। किसानों ने कहा है कि सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व मंगलौर गोट मंडी में गन्ने का सरचार्ज माफ किए जाने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक घोषणा लागू नहीं की गई है। भाकियों के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा है कि गन्ना पेरोई सत्र समाप्त होने के हैं, लेकिन अभी तक किसानों को गन्ना मूल्य मालूम नहीं है। उन्होंने कहा है कि गन्ने का 600 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य घोषित किया जाने की मांग की गई है और वही भारी संख्या में एकत्रित होकर देहरादून कूच करेंगे। किसान को जो रेट मिल रहा है लागत मूल्य से भी कम रेट मिल रहा है। हमारे गन्ने का रेट लागत मूल्य 400 और मिल रहा है 375, तो लागत मूल्य से कम मिल रहा है। और हमारा जो है कोई काम सरकार नहीं कर रही। यहाँ मुख्यमंत्री ने इसी गुट मंडी अस्तर पर चुनाव के टाइम एक घोषणा की थी कि सरकार माफ कर देंगे बिजली का और किसानों को नहर का जो सिंचाई शुल्क वो भी माफ कर देंगे सरकारी ट्यूबवेल का, वो आज तक नहीं करा। तो हम पूछे क्या फर्जी घोषणा थी। ये है आज ये जो गन्ने की होली जलाई गई, एक तो पिछली बार यही गुड़ मंडी मंगलौर में मुख्यमंत्री जी आए थे और वो घोषणा कर गए थे कि किसानों का सरचार्ज माफ करा जाएगा और सिंचाई शुल्क भी माफ करा जाएगा। आज तक वह उनकी एक भी घोषणा, 1 साल होने वाला, एक भी कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। ये सरकार के लोग फर्जी घोषणा करते फिरो, उनको अमल कोई किसी प्रकार का होता नहीं। और 28 जनवरी के दिन उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष को यादगार बनाने वाला है। आपको बता दें कि इस दिन उत्तराखंड पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों का देहरादून में उद्घाटन करेंगे। नेशनल गेम्स के उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बता दें कि 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ पर बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक और उत्तराखंड निवासी जुबिन नौटियाल लाइव कंसर्ट करेंगे। इसको लेकर जानकारी उपखंड के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके दिया है। इस वीडियो के ऊपर टेक्स्ट में सीएम धामी ने लिखा है कि देवभूमि उत्तराखंड के सपूत एवं प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ अवसर पर देहरादून में लाइव कंसर्ट करेंगे। जुबिन ने राष्ट्रीय खेलों को लेकर अपना एक संदेश भी जारी किया है, उसे सीएम धामी के ऑफिशियल पेज पर पोस्ट भी किया गया है। उत्तराखंड में हो रहे नेशनल गेम्स सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए बहुत खास है। और जिस तरह देश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी उत्तराखंड में आ रहे हैं, उससे उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी पहचान मिल रही है। मैं 28 जनवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभ आरंभ पर एक लाइव कॉन्सर्ट करने देहरादून आ रहा हूं, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस भव्य आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और सभी उत्तराखंड के वासियों को हार्दिक बधाई।
और एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने आज से प्रदेश के अधिकांश जनपद में बारिश और पहाड़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उन्होंने बताया कि 22 और 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते प्रदेश भर में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी जनपद में मध्यम स्तर तक की बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा निकलेगा तो उसका असर जो है फिर पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और आप ये कह सकते हैं कि कुछ जगहों तक में बहुत हल्की बारिश जो है शाम रात को जो होगी तो वो चीज देखने को मिलेगी। अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं 23 को, और फिर वो 23 को भी कंटिन्यू करेंगे। तो 23 को आप कह सकते हैं कि जो अनेक जगहों तक में प्रदेश में हल्की या मध्यम तक की हल्की बारिश की ज्यादा संभावना है। मध्यम बारिश अगर बात करेंगे तो अंदर के 1-2 डिस्ट्रिक्ट जैसे पिथौरागढ़ है या आपका बागेश्वर है, चमोली है, उत्तरकाशी, उनमें संभावना है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां परिवहन विभाग डीजल की पुरानी सिटी बसों और डीजल वाले जो है टेम्पो को बाहर निकलने में कठिनाई होती है। और इस बीच आपको बताते चले कि उत्तराखंड अंदर प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण को बचाए रखने के लिए ये ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और इनको बदलकर ऐसी जो है गाड़ियों जो कि सीएनजी से चलती हों वे पेट्रोल बेसिंग की है और इसी के साथ साथ तो उनका संचालन करवाना जाए। और इसके लिए सरकार ने सब्सिडी को प्रोवाइड कराई है और वही सरकार ने सब्सिडी को भी प्रोवाइड कराई गई है। कोई भी व्यक्ति नगर में अगर अपनी बसें को बदलना चाहता है तो उसको बस खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है और मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए सरकार के माध्यम से दिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है जो देहरादून शहर के अंदर जो सिटी बसें चल रही हैं 178 की संख्या में चल रही हैं, जो डीजल से संचालित है और काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। उसके अलावा जो विक्रम चल रहे हैं जिनकी संख्या लगभग 450 या 500 को है, उनको बदलकर ऐसी गाड़ियां जो कि सीएनजी से चलती हों या पेट्रोल BS6 की हो, उनका संचालन करवाया जाएगा। उसके लिए सरकार ने हैंड होल्डिंग करी है, यानी कि सब्सिडी प्रोवाइड करी है। कोई भी व्यक्ति अगर जो सिटी बस को संचालन कर रहा है वो अपनी बस को बदलना चाहता है तो उसको बस खरीदने पे 50% की सब्सिडी दी जा रही है, जो कि 15 लाख रुपए तक हो सकती है। और ऋषिकेश के निकट ढालवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बार कार से बियर और शराब को 12 पेटियां पकड़ी है। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने कार चालक का गिरफ्तार किया है, जहां पर जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। मामले में पुलिस ने अपनी अग्रिम कार्रवाई शुरू कर रही है और पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया है कि मुनिकरेती में इंस्पेक्टर रितेश शाह के निर्देश पर ढालवाला में जो है चुनाव को देखते हुए चौकी प्रभारी आशीष शर्मा द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। प्रदेश में बढ़ रहे साइबर ठगी के मामले को देखते हुए गढ़वाल रेंज के आईजीपी राजेश स्वरूप ने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कमर कस ली है। पुलिस अब गढ़वाल रेंज में भी प्रमुखता से अभियान भी चला रही है। उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्पेशल स्टेशन देहरादून के कार्यों और जनशक्ति की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान साइबर क्राइम की शिकायतों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने और वर्कआउट प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए और साथ ही पुलिस को साइबर क्राइम के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए विचार विमर्श किया है और इससे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साइबर सिक्योरिटी और साइबर जो अपराध जो हैं अभी काफ़ी इसमें संख्या में रिपोर्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें जागरूकता लोगों में आ रही है और इसमें हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। विशेषकर जो साइबर सेल जो बने हुए हैं उनको अपडेट किया जा रहा है और उनको यही निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं कि जो भी पहले तो ये जागरूकता फैलाएं जिससे कि जो साइबर अपराध जो घटित हो रहे हैं उसमें कमी आए और अगर जब लोग कोई शिकायत करते हैं तो उसको प्रभावी ढंग से उसको चेक किया जाए, क्योंकि साइबर अपराध में जो क्रूशियल जो आधा घंटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरीके से हमारा समन्वय में सेंट्रल एजेंसीज के भी साथ हैं,
प्लस जो हमारी जो साइबर अपराध से रिलेटेड जो एक हेल्पलाइन नंबर है 1930। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।